जय हिंद साथियों। मैंने मौलिक अधिकार का क्लास शुरू किया था जिसमें कि मैंने आपको दो आर्टिकल करा दिए थे और ये कहा था कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें दो मैंने करा दिए हैं, 12 और 13। ये दोनों आर्टिकल मैं करा चुका हूं। आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 14, जिसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर हमारे 18 तक हमें ये बताते हैं कि समानता का अधिकार है, चाहे वो समानता हमारी किसी भी चीज में हो, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर कानून को लेकर हमारे जितने भी अधिकार हैं वो सबके सब सबके लिए बराबर हैं। चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, या कोई पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। और आर्टिकल नंबर 14 में भी यही बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि विधि सर्वोच्च है। विधि सर्वोच्च का मतलब यह है कि कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और यह सबके लिए समान है। और ये जो कानून है ये सबके लिए समान है। सबके लिए का मतलब है इसमें राष्ट्रपति से लेके एक चपड़ासी तक सब बराबर आ गए, यहां तक कि एक आम आदमी भी आ चुका है। यानी सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। पहले तो आप इस बात को समझ जाओ, आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहां पर अपवाद मैंने लिखा है। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो लोग ऐसे हैं जिनको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मैं बताऊंगा कि कानून इनको भी नहीं छोड़ता है। जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहेंगे तब तक इन पर कोई केस नहीं होगा, यानी चाहे इन्होंने जो भी अपराध करा हो इन पर केस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपने पद से हटेंगे बस तब आ जाओ सामने को, फिर इन्हें क्या होगा, उसकी सजा दी जाएगी। कितना बढ़िया संविधान बनाया है देखो। यानी कि इन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जिनको सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। यानी कि सबसे बढ़िया बात यह है कि संविधान के अंदर या भारत में जो एक गरिमा रखी जाती है वो पद की गरिमा रखी जाती है, ना कि किसी व्यक्ति की। अगर व्यक्ति की गरिमा होती तो राष्ट्रपति महोदय जैसे ही अपने पद से हटते तब भी उन्हें सजा नहीं सुनाई जाती। लेकिन जब तक वो उस पद पर है तब तक उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने हाथों से अपनी सजा को माफ कर लेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 71 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 162 के तहत। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहां पर दो बातें लिखी हैं, देखो क्या है। एक तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये हमने कहां से लिया है? ये अधिकार लिया हमने ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण ये लिया है हमने अमेरिका से। लेकिन हम इस वाले को 80% फॉलो करते हैं, यानी 80%, और इसको हम 20% फॉलो करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, मैंने ये कहा था कि विधि क्या है, सर्वोच्च है और सबके लिए बराबर है। मैं नहीं कह रहा, ये बात आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद है। जैसे अपवाद ये है, उसी तरीके से यहां पर क्लासिफिकेशन के आधार पर जैसे बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा यहां पर उन्हें मतलब कह सकते हो कि नचीली नजर से देखा जाता है। नचीली मतलब नचीली नहीं, लचीली नजर से देखा जाता है। जैसे आपने यहां पर देखा होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर 15 का 3 और आर्टिकल नंबर 23 और 24 और 48 और आर्टिकल नंबर 21 का ए, यहां पर महिला और बच्चों से संबंधित कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि यहां पर क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा डिफरेंशिएशन जरूरी है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि ये हैवी ड्यूटी के हिसाब से इनको थोड़ा नीचे माना जाता है तुलना में पुरुषों की। जैसे अगर ये कहा जाए कि बॉर्डर पर लड़के या कह सकते हो कि पुरुष जाते हैं, लेकिन एक थोड़ा मेंटेलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर आर्मी वगैरह में अब शायद, लेकिन महिलाओं को नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता? कहीं ना कहीं ये मानसिकता रहती है कि जो पुरुष होते हैं वो फिजिकली तौर पर थोड़े स्ट्रांग होते हैं कंपेरिजन टू महिला की तुलनाओं में। समझ रहे हो बात को? तो महिलाओं को थोड़ा कम आंका जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होती है। इस वजह से वहां पर थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, और ये करना जरूरी भी है। क्योंकि अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे नहीं करोगे तो समानता का अधिकार नहीं आएगा। जैसे कहा जाए कि जैसे मैं हूं या आप हो, कहीं ट्रेन में या कहीं पर जाते हो तो आपका पूरा टिकट लगता है, लेकिन आप यहां पर देखो तो बच्चों का आधा टिकट लगता है। तो ये तो असमानता हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर भी आपने देखा होगा, इसका तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते
सकते हो आराम से कि हमारा टिकट पूरा क्यों लग रहा है, बच्चे का आधा क्यों लग रहा है, या महिलाओं को दिल्ली में या कहीं पर भी इस तरह से देखो तो फ्री बहुत सारी चीजें होती हैं महिलाओं के लिए, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर भेदभाव नहीं कर रहे, यहाँ पर समानता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा ऊपर नीचे करना जरूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे। समझ रहे हो बात को? ताकि एक समानता बनी रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। जैसे अभी हम आरक्षण भी पढ़ेंगे आगे जाकर आर्टिकल नंबर 15 में, तो उसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि आरक्षण दिया भी जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। देखो मैंने कहा कि आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। सवाल ये बन सकता है, जो सवाल बनेंगे वो मैं आपको यहां से बता देता हूं। फिर दूसरा क्या है कि विधि के समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से लिया है। इसको 80% फॉलो करते हैं हम लोग, इसको 20% फॉलो करते हैं, यानी 20% फॉलो करते हैं। यहां पर एक अपवाद रखा गया है, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, इनके लिए क्या कहा गया था कि इन्हें तब तक सजा नहीं सुनाई जाएगी जब तक ये अपने पद पर आसीन है। जैसे ही ये अपने पद से हटेंगे फिर आ जाओ सामने को, फिर देखते हैं तुम क्या हो। तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पद की गरिमा होती है, आदमी की वैल्यू नहीं होती है। समझ रहे हो? उसी तरीके से समाज में भी जिस इंसान के पास थोड़ी पावर है ना, तो उसको ही ज्यादा इज्जत मिलती है, और जिसके पास कोई पावर नहीं है, चाहे वो पैसे की हो किसी चीज, उसको ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। क्योंकि कहा जाता है कि जिन तारों में करंट नहीं होता है ना दोस्त, उन पर हमेशा कपड़े सुखाए जाते हैं। तो थोड़ा करंट लाना भी जरूरी है। आगे आ जाते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के आधार पर महिला और बच्चों को थोड़ा ऊपर नीचे रखा जाता है। इसीलिए हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीला भी है। सिर्फ किस लिए है लचीला और कठोर? क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी कि वो सख्त से सख्त कार्यवाही यानी दंड भी देता है। और लचीलापन इसलिए है कि यहां पर थोड़ा महिला और बच्चों को थोड़ा सा नीचे नीचे भी झुक जाता है वो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक भारत के अंदर किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के आधार पर नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि महिलाओं को फांसी दी जाए। इसलिए भारत के अंदर अभी तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। इतनी बात समझ में आई? तो आर्टिकल नंबर 14 आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, और विधि क्या है? सर्वोच्च है, यानी कि कानून सर्वोपरि है। आर्टिकल नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया होगा। जल्दी से आप फटाक से यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार सकते हो या फिर उतार लो। सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से और तमीज में समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है आपको। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं आर्टिकल नंबर आ जाते हैं 15 पर। देखो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म के आधार पर क्या भेदभाव है? धर्म के आधार पर यह भेदभाव है कि जैसे कोई मुस्लिम जाति का है या कोई हिंदू जाति का है, और वो किसी कहीं पर जाता है ना, ऐसे धार्मिक स्थल पर। देखो धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम या कोई और धर्म है, तो वो अपने अपने कानून के हिसाब से एक चिड़चिड़ा होने की वजह से एक दूसरे से भले ही ना मिले, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। वो ये कहता है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाओ तो वहां पर, या फिर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या कुछ भी ऐसी चीज हो, तो वहां पर आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वहां पर हिंदू भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, या किसी और धर्म के लोग भी जा सकते हैं। तो संविधान ये कहता है कि किसी भी मामले में धर्म के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, ये किसमें करें? आर्टिकल नंबर 15 में। और फिर क्या है? मूल वंश। मूल वंश का मतलब यह है कि यानी कि वंश मतलब जो पहले वंश रहा हो, ऐसे बहुत सारे वंश रहे हैं, उनके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भेदभाव है, या उसके किसी वंश से रहा हो, जैसे किसी वंश से रहा हो, दादा परदादा से रहा हो, आज उनके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने जो गलती की है वो बच्चे अब उसको नहीं भुगतेंगे। तो संविधान ये कहता है कि वंश के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जाति है, तो जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जाति का मतलब यह है कि पहले दलितों को, जब अंबेडकर साहब ने कानून बनाया था इनके लिए, तो दलितों को स्कूल के बाहर पढ़ने दिया जाता था। इतना ज्यादा यहाँ पर भेदभाव किया जाता था उनको। आपने देखा भी होगा, जब अंबेडकर साहब
पढ़ने गए थे बाहर लंदन वगैरह, तो उन्हें पानी भी नहीं पीने देते थे। जब वो जॉब कर रहे थे ऑफिस में, तो उनके लिए जो सामान आता था उसको भी अछूत माना जाता था, समझ रहे हो। यानी कि जाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था कि तुम नीची जाति के हो, ऊंची जाति के हो। हालांकि गाँव में, शहरों में तो नहीं, शहरों में ज्यादा लोग शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन गाँवों में थोड़ी अभी भी भेदभाव इस चीज का है कि वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है। जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको पहले दौर में, अब तो नहीं, अब तो बहुत डेवलप हो गया मामला, शिक्षा बहुत आगे निकल गई है, हर किसी की मानसिकता बदल चुकी है। तो उनको पहले नीचे बिठाते थे, छोटी जाति के लोगों को, जो बड़ी जाति के लोग होते थे उनको पहले नीचे बिठाते थे। इस तरह की मानसिकता थी, लेकिन ये अब सब क्या है, बदल गई हैं चीजें। तो जाति के आधार पर भी क्या नहीं कर सकते भाई साहब, भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात संविधान कहता है। और संविधान आर्टिकल नंबर 15 में ये बात कह रहा है। फिर क्या है, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के लोगों को, मतलब जैसे कोई बिहार के छोड़ो, कहीं में ऐसे नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे कोई दक्षिण में रहने वाला कोई व्यक्ति है, भारत के दक्षिण में रहता है, और वो पूरब में चला जाए या उत्तर में चला जाए या पश्चिम में चला जाए, तो उनको एक अलग ही नजर से देखा जाता है। तो ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, ये बात आर्टिकल नंबर 15 कहता है, हमारा संविधान कहता है। ठीक है भैया। फिर यहाँ पर लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या फिर कोई दूसरा जेंडर हो, है ना, तो उसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, समझ रहे हो। यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, ये बात समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 15। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे क्या आते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर आप यहां पर देखो, आर्टिकल नंबर 15 का दूसरा मैंने लिखा है, 15 का दूसरा मैंने लिखा है। देखो आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 15 का दूसरा ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी होटल, दुकान, किसी होटल या दुकान पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे आप जाओ और आप मतलब किसी होटल में जाते हो, और वहां पर आपको ये देखकर, आपका धर्म देखकर, जैसे कोई हिंदू का किसी का वो है होटल है, और कोई मुस्लिम चला जाए वहां पर, और वो कहे कि मुझे आज रात यहाँ पर ठहरना है, मुझे रुकना है, स्टे करना है, और वो मना कर दे कि नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे, यहाँ आप मुस्लिम जाति को और ये हिंदू का है, मतलब आप मोमडन हो और ये हिंदू का है, या फिर वो मोमडन को कह सकता है कि आप हिंदू हो। इस तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपका होटल चाहे किसी का भी हो, वो व्यक्ति आने वाला कोई भी हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये धर्म के स्थान पर है। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल नंबर 15 का दूसरा कह रहा है, समझ रहे हो। फिर यह किसी वंश के आधार पर कि आप उस वंश के हो, हम आपको ये नहीं देंगे, कोई भी चिड़ हो सकती है। जाति के आधार पर नहीं कर सकते कि आप छोटी जाति के हो या बड़ी जाति के हो, इस वजह से भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। लिंग मतलब आप यहाँ पर महिला को नहीं रखा जाएगा या पुरुष को नहीं रखा जाएगा, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर आया था जैसे जन्म के आधार पर, आप जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। जैसे कोई मान लो पूर्व का कोई व्यक्ति है और वो पश्चिम में चला गया, तो वहां पर वो स्टे करना चाह रहा है होटल पे या किसी दुकान पर जाना चाह रहा है, तब भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 15 का दूसरा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जल्दी से फटाक सा इसका क्या मारो, स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है भैया, देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है हमसे आर्टिकल नंबर 15 का 3। देखो मैंने यहाँ पर 15 का 3 रखा है। अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अभी तक नॉर्मल बातें थी, अब आपको बहुत बढ़िया से आरक्षण भी समझ में आ जाएगा। आपको आपके आरक्षण भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है कि आरक्षण नौकरियों में भी दिया जाता है और बहुत सारी चीजों में दिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 15 का 3 पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लासिफिकेशन के आधार पर महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, कि इनको थोड़ा पुरुषों से ऊपर नीचे माना जाता है। समझ रहे हो बात को, चाहे वो हैवी बॉडी के हिसाब से मान सकते हो या फिर किसी और चीज पर, लेकिन सबसे बढ़िया एक शब्द है इसमें, वो है क्लासिफिकेशन के आधार पर। आर्टिकल नंबर 15 हमसे कह रहा है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा एग्जाम के लिए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें महिला और बच्चों के लिए राज्य एक विशेष उपबंध कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर हो जाता है 15 का तीसरा। ठीक है भाई, फिर दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है,
उपबंध कर सकता है। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 15 का चौथा, ये तीसरा था, इस चीज को ध्यान रखना कि महिला और बच्चों के लिए जो विशेष उपबंध है वो राज्य कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 15 का तीसरा। या तो 15 आएगा, 15 नहीं आएगा तो फिर 15 का तीसरा आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर है हमारा आर्टिकल नंबर चौथा, इसमें क्या कह रहा है कि राज्य SC ST जाति के लिए एक विशेष उपबंध कर सकता है, वह उनके विकास के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 है और 15 का जो चौथा है वो ये कह रहा है कि ऐसी जाति जो पहले पिछड़ गई हैं, जैसे SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, या पिछड़ा वर्ग या कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा है जो विकास की श्रेणी में बाकी राज्यों से पीछे रह गया है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर चौथा ये कह रहा है कि जो विकास कर रहे हैं, जो राज्य विकास कर रहे हैं, हम उनको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो राज्य विकास की श्रेणी में पिछड़ गए हैं, अब राज्य है तो उस राज्य में लोग पिछड़े होंगे, और लोग जब पिछड़े होंगे तो वो किसी न किसी जाति के होंगे। तो वो जाति कौन सी है? SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है, पिछड़ा वर्ग के लोग जो होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो लोग पिछड़ गए हैं ना, उनको थोड़ा पुश बैक कर दो। पुश बैक करने का मतलब क्या है? उनको थोड़ा धक्का लगा दो। जो जाति विकास कर रही है उनको हम रोक नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि जो जाति विकास कर रही है उन्हें हम रोक नहीं रहे, बल्कि जो जाति विकास की श्रेणी में थोड़ी पीछे रह गई हैं उनको हम थोड़ा पुश बैक कर देते हैं, ताकि वो भी विकास की श्रेणी में आगे आ सके। और इसी चीज को देखा गया था किस चीज में? आरक्षण के रूप में। इन्होंने कहा कि आरक्षण जो है वो गलत नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिव हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह का। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये एक तरह का पॉजिटिव आरक्षण है। पॉजिटिव आरक्षण का मतलब ये है, देखो जिसको आरक्षण मिलता है उसको लगता है कि आरक्षण ठीक है, और जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसको ऐसा लगता है कि आरक्षण गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर आरक्षण गलत होता तो इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खत्म कर देता। क्यों? क्योंकि कोई भी गलत चीज अगर राज्य करेगा मौलिक अधिकारों के साथ उन व्यक्तियों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, उसको शून्य घोषित कर देगा। पहली बात तो आप ये समझो। दूसरा, इस आरक्षण को एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया है, यानी कि इसको पॉजिटिव नजर से आप देखो। ये ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पर राज्य के लिए बताया था, ऐसे ही मैंने यहाँ पर उस राज्य की जगह मैं किसी जाति को रख रहा हूं, और ये कह रहा हूं आपसे, ये आर्टिकल हमारा ये कह रहा है कि आप राज्य की जगह किसी जाति को रखो, ऐसी जाति जो विकास की श्रेणी में पीछे रह गई है। देखो जो जाति विकास कर रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही उन्हें हम विकास करने से रोक रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जाति विकास कर रही है उन्हें और विकास करने दो। लेकिन जो जाति विकास की श्रेणी में पीछे रह गई है इन वाली जातियों से, तो उन जातियों को आरक्षण के माध्यम से थोड़ा पुशबैक कर दो। ये क्या कह रहा है कि आरक्षण के हिसाब से थोड़ा पुश बैक कर दो। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे किसी पदार्थ को थोड़ा बढ़ाना हो तो उसे किसी दूसरे पदार्थ से उत्प्रेरक का काम किया जाता है। तो आरक्षण जो है ना, ये SC ST जाति के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए ये आरक्षण उत्प्रेरक का काम करता है, ताकि वो भी विकास की श्रेणी में कदम से कदम मिलाकर चल सके बाकी जातियों के साथ। इसलिए आरक्षण गलत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि आरक्षण गलत है। क्यों? जैसे कि नौकरियों में, या फिर आप कह सकते हो या किसी पद को लेकर, इसमें भी आरक्षण थोड़ा गड़बड़ करता है। लेकिन ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि ये आरक्षण जो दिया जाता है ये किसी जाति को दिया जाता है। पहले तो आप इस बात को समझो, आरक्षण हमेशा जो दिया जाता है ये किसी न किसी जाति को दिया जाता है, इस बात को समझो पहले तो। लेकिन अगर ये आरक्षण आप सोचोगे खत्म हो जाएगा, तो खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि जब तक जाति किसी भी राज्य में रहेगी, कोई भी जाति, कोई भी कास्ट जाति किसी भी राज्य में रहेगी, तब तक आरक्षण रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो आपको जाति खत्म करनी होगी। ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधी बात तो है ये, समझ गए बात को। तो अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो जाति
खत्म करनी होंगी। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जाति खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक लक्ष्य यानी टारगेट रखा गया था कि 2020 तक आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? और उन नेताओं ने आरक्षण जो था 2020 तक था और इसको 2020 से बढ़ाकर अब 2030 कर दिया। ऐसे ही 2040 कर देंगे, फिर 50 कर देंगे, आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि चुनाव में भी आरक्षण मिलता है। और जिन जिनको आरक्षण मिलता है वो कैसे खत्म होने देंगे? इसको नहीं खत्म होने देंगे, क्योंकि जाति को मिलता है और जाति भारत में कभी खत्म नहीं होगी। जब जाति खत्म नहीं होगी तो आरक्षण भी कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहे बात को? और आरक्षण ऐसा नहीं है कि किसी को भेदभाव करता है, बल्कि उनको दिया जाता है जो विकास की श्रेणी में पीछे रह जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो पॉजिटिव वे में लो, और जिनको नहीं मिलता है आरक्षण उनको अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि वो बाकी लोगों से ज्यादा विकास कर रहे हैं, और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको और ज्यादा विकास कर उन्हें और ज्यादा विकास करने की जरूरत है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको ये तब तक मिलेगा जब तक आप विकास नहीं करोगे। अगर आपको ये मिल रहा है तो इसका मतलब आप विकास नहीं कर रहे हो। अगर आप सरकार की योजनाओं पर जी रहे हो तो आप गरीब हो दोस्त। सच बात, तो ये जिंदगी का फंडा बता रहा हूं। अगर आप सरकार की योजनाओं पर जी रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप गरीब हो, चाहे आप कितनी अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सरकार की योजनाएं लेते हो, क्योंकि योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं ताकि उन्हें थोड़ा पुशबैक मिले और वो भी विकास की श्रेणी में आए। इसलिए मेरा कहना है जो पहले से अमीर है ना उन्हें सरकार की योजनाएं नहीं लेनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आगे, जैसे गाँव में क्या होता है, गाँव में आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा कॉलोनी उसे मिलेंगी जो सबसे ज्यादा अमीर होगा। क्यों? जो अमीर होगा उसकी बातचीत सबसे ज्यादा प्रधान से होगी, और प्रधान से बातचीत होगी तो भाई ये कॉलोनी हमें भी चाहिए, मिलनी चाहिए। किसी गरीब को जिसकी झोपड़ पट्टी पड़ी है उसको मिलनी चाहिए, मिल किस रही है? अमीर को। क्यों? वो पावर है उसके पास पैसा है, उसकी बातचीत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिन तारों में मेरे दोस्त करंट नहीं होता है ना उन पर हमेशा कपड़े सुखाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो सरकार की योजनाओं पर नहीं जीना चाहिए। हालांकि वो एक मेंटेलिटी है लोगों की अलग अलग, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग चीज है। लेकिन ये आरक्षण आपको समझ में आया? ये आरक्षण जो है ना किसी को पुशबैक करने के लिए है, भेदभाव करने के लिए नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? आर्टिकल 15 के 3 सवाल क्या क्या बनेंगे यहां से वो बता देता हूं। आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है? वो कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर सकते हैं? एक विशेष उपबंध कर सकते हैं। फिर दूसरा है धर्म, मूल वंश, जातीय जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे आरक्षण दिखाई देता है। तो आरक्षण जो है ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है बाकी जातियों को पुशबैक देने के लिए। ठीक है भाई? अगर ये गलत होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले इसको खत्म कर चुका होता, क्योंकि वो लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं। आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या है, आर्टिकल नंबर हमें दिया गया है 16। यहां पर अब समझते हैं, यह है लोक नियोजन। लोक नियोजन में क्या है? जैसे मैंने अभी जाति की बात करी थी ना, अब यहां पर अब हम नौकरी देखेंगे। यहां पर नौकरी या पद। आर्टिकल नंबर 16 कह रहा है कि इसमें लोक नियोजन यानी सार्वजनिक, लोक का मतलब होता है जन मतलब जनता, पब्लिक। लोक नियोजन, ये लोक नियोजन जो कह रहा है आर्टिकल नंबर 16 ये कह रहा है पद या नौकरियों में समान व्यवहार मतलब समान स्तर से सबको देखा जाएगा। लेकिन आप कहोगे नौकरियों में जब मेरिट लगती है तो फिर वो अलग अलग होती है, ओबीसी की अलग आती है, जनरल की अलग आती है, SC ST की अलग आती है। तो SC ST की जो आती है या ओबीसी की आती है तो वो किसके हिसाब से आती है? वो किसके हिसाब से आती है? मैंने अभी आपको बताया था किसके हिसाब से आती है, इसके हिसाब से आती है, इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि SC ST हो या ओबीसी हो इनको क्या माना जाता है? इनको पिछड़ा हुआ माना जाता है। अगर ये पिछड़े हुए हैं तो इनको पुशबैक करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। आप सीधा सीधा ऐसा कहो, आरक्षण कहो में इनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है ताकि ये भी आगे बढ़ सके। ठीक है भाई? तो यहां पर लोक नियोजन की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 करता है लोक नियोजन की बात, उसके सबको पद और नौकरियों में समान देखा जाएगा। बाकी जो इसमें चर्चा का विषय नहीं है हमारा सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। आर्टिकल नंबर 16 सवाल ये बनेगा कि लोक नियोजन कौन से आर्टिकल में है? देख लेना, आपको सीधा सीधा सवाल ऐसे मिलेगा कि लोक नियोजन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर हो जाता है 16। ठीक है भाई? आर्टिकल नंबर 16 का तीसरा क्या कहता है जरा देखो। ये कह रहा है कि संसद संसद ऐसे कानून बना सकती है जिसमें कि जो ऐसे राज्य हैं जो विकास अलग चीज होता है और नौकरियों में विकास अलग होता है। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। जो विकास कर सकता है वो आर्टिकल नंबर 15 में था, लेकिन यहां पर आर्टिकल नंबर 16 के 3 में ये कह रहा है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है जो राज्य
पद या नौकरियों में, पद या नौकरियों में विकास की श्रेणी में कमतर है, विकास की श्रेणी में कमतर है, उनके लिए एक विशेष उपबंध कर सकता है। कौन कर सकता है? ये कर सकता है संसद। संसद ये काम कर सकती है। मतलब ऐसे राज्य जहां पर लोग ज्यादा नौकरी नहीं ले पाते हैं, ये ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है तो नौकरी भी नहीं ले पाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो उनको वहां पर थोड़ा विकास यानी विकास उपबंध कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। समझ रहे हो बात को? यहां पर आते हैं आर्टिकल नंबर 16 का चौथा। 16 के चौथे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य के अधीन पदों व नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। ये चीज देखो, यहां पर इन्होंने कहा, क्या कहा? ये साफ साफ लिख के कह रहा है यहां पर, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16 के चौथे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन पदों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। यानी अगर ये विकास की श्रेणी में नहीं है, किस चीज को लेकर? यानी किस चीज को लेकर? पद को और सरकारी नौकरियों को लेकर अगर ये विकास की श्रेणी में नहीं है, तब इनको पद और नौकरी के नाम पर आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि इन्हें पुशबैक किया जाएगा, या आप कह सकते हो इनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाएगा, ताकि ये भी और राज्यों की तरह विकास की श्रेणी में आ सके। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो कि यहां पर आरक्षण देने की बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 16 के चौथे में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखो आर्टिकल नंबर आ गया हमारा 17। ये बहुत बढ़िया है। आर्टिकल हमारा 15 खत्म हो गया, 14 खत्म हुआ, 15 खत्म हुआ, 16 खत्म हुआ। इन तीनों आर्टिकलों में बहुत ही बेहतरीन चीजें थी जो पूछने लायक है। अगर पूछने लायक नहीं भी है, मेरे हिसाब से तो कई बार सवाल पूछे भी है। आर्टिकल नंबर 15 का 3 पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में महिला और बच्चों के लिए राज्य विकास विशेष उपबंध कर सकता है ना? ये सवाल कई बार पूछा गया है। लोक नियोजन कई बार पूछा गया है कि लोक नियोजन कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 16 हो जाता है। और आर्टिकल 16 के 14 में क्या है? चौथा जो है आर्टिकल 16 के चौथे में क्या था? उसमें ये था कि सरकार ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं? आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है भैया, ताकि वो विकास की श्रेणी में आगे आ सके। आता हमारा आर्टिकल नंबर आ जाता है हमारा 16। आर्टिकल नंबर 16 आ जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है भाई? वो सॉरी 16 नहीं 17, आर्टिकल 17। इसमें कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता होती है छुआछूत। छुआछूत किसे बोलते हैं? छुआछूत होता है अछूत। अछूत देखो, प्राचीन समय से, बहुत टाइम से ही ये एक प्रथा थी लोगों की। प्रथा क्या थी? कि छुआछूत की एक कह सकते हो भावना थी लोगों को मनों में भावना का मतलब ये था, चाहे वो जाति को लेके हो, धर्म को लेके हो, या किसी के जन्म स्थान को लेके हो, या किसी जेंडर को लेके हो, उनको अछूत माना जाता था। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है कोरोना में क्या था? उसमें सब लोग अछूत हो गए थे, कोई किसी को छूने तैयार नहीं था। समझ रहे हो? बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी में जाति को, धर्म को या जेंडर को रखा जाता था। यानी कि पिछले दौर में जब क्लास होती थी, मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब पहले लोग पढ़ते थे तो नीचे जाति के लोगों को क्लास से बाहर बिठाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति के लोग हैं, यानी भेदभाव ज्यादा ही था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत मानते थे लोग उस समय, अछूत मानते थे। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। और कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? ये किया गया था आर्टिकल नंबर 17 के तहत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल यहाँ से सीधा सीधा बनता है और कहा जाता है, सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया था? तो आर्टिकल नंबर हो जाता है 17। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर देखो मैंने लिखा है कि व्यक्तियों को क्या होता था? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अछूत माना जाता था। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने जो आपको समझाया अब तक, इतने बढ़िया सवाल समझाए हैं कि एक एक सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है भाई, तो यहां पर आ जाते हैं। देखो इसी के अंदर जो आर्टिकल नंबर हमारा 17 था, उस 17 के 3 पॉइंट दिए गए थे। 3 पॉइंट क्या क्या है? एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि लोगों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर
उनके साथ अछूत नहीं किया जाएगा। देखो वहां पर आर्टिकल नंबर 14 जो हमने पढ़ा था उसमें था धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर अस्पष्टता का जो अंत हुआ है, अस्पष्टता का जो अंत हुआ है, इसमें कहा है इन्होंने, इसमें इन्होंने ये कहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी को भी अछूत नहीं माना जाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कि किसी को छू के आप बुरा मानो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कभी कभी क्या होता है, पहले होता था कि जब कहीं दूर जाते थे तो पहले घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी होती थी सवारी के लिए, तो उसमें छोटी जाति के लोगों को नहीं बिठाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अछूत माना जाता था कि यार फिर धोना, ये वो बहुत सारी चीजें है ना। गांव में ज्यादातर होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब गांव के अंदर भी ये सब चीज नहीं रही है, क्योंकि लोगों की मानसिकता अब बदल गई है। तो आर्टिकल नंबर 17 में 3 बातें थी। पहली बात मैंने आपको बताई कि व्यक्तियों को क्या है, अछूत, व्यक्तियों को क्या भाई, अछूत नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। फिर आर्टिकल नंबर यहां पर कह रहा है, आर्टिकल नंबर 17 का दूसरा पॉइंट यह है कि मंदिर, मस्जिद जैसे सामाजिक स्थानों पर किसी के प्रवेश को बाधित नहीं किया जाएगा। देखो, सरकार की नजरों के हिसाब से कह सकते हो या संविधान के अनुसार कह सकते हो। संविधान सबको एक नजर से देखता है। वो ये कहता है कि मेरे, आप अगर कोर्ट देखोगे ना, कोर्ट तो ऐसे आंखें बीच के ऐसे तराजू लेके तलवार लेके खड़ी है। वो कह रही है कि हमारे सामने कोई भी आ जाए, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई नीचे जाति का हो, ऊंची जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर गलती किए रहेगा तो खचैक से हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। बात समझ रहे हो? यानी संविधान ये कहता है कि हमारे सामने सब बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई चपड़ासी हो, आम आदमी हो, औरत, कोई भी हो। समझ रहे हो? सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन मुझे चाहिए तथ्य और सबूत, है ना। जिसके पास सबूत है वो आदमी जीत जाता है कोर्ट के अंदर, है ना, या कहीं भी। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि मंदिर, मस्जिद या सामाजिक स्थानों पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। देखो, कोई अगर मोमडन है और वो मंदिर जाना चाहता है तो कानून के हिसाब से वो जा सकता है। अगर कोई हिंदू है और वो मस्जिद जाना चाहता है तो वो कानून के हिसाब से जा सकता है। कट्टरपंथी हिंदू, मुसलमान या किसी चीज में हो वो अलग चीज है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ना ही मैं किसी को कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये जो संविधान में लिखा है मैं वो आपको वो बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कभी पता नहीं नोटिस की होगी या नहीं की होगी, पता नहीं, लेकिन मैं आपको नोटिस कराता हूँ। देखो, यहां पर आप देखो तो मंदिर और मस्जिद में कि इनके जो बण है वो बराबर है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। यहां पर भी भेदभाव नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने मनों में भेदभाव कर रखा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये वो फलाना ढिमका। समझ रहे हो बात को? आप यहां पर देखो, मंदिर लिखे हुए भी सेम है, बस शब्द थोड़े से चेंज है नाम की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से चेंज है ना। जितने शब्द आप देखोगे मंदिर में है उतने ही शब्द मस्जिद में है। जिस तरीके से मंदिर लिखा जाता है उस तरीके से मस्जिद लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं है इतना सा भी। यानी कि आप यहां ध्यान से देखोगे तो इसकी शुरुआत भी बिल्कुल सेम होती है। यानी कि कोई भी धर्म हो, उसकी शुरुआत या ईश्वर को पाने का तरीका अलग अलग। देखो, ये दोनों शब्द क्या कह रहे हैं कि किसी भी धर्म या जाति का कोई आदमी है या किसी भी धर्म को है, वो अगर ईश्वर को पाना चाहता है तो उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है। तो यहां पर आप देखो, शुरुआत दोनों की बराबर है, बस खामखा वो कर रखा है, मतलब भेदभाव कर रखा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये वो फलाना, कुछ नहीं, सब बराबर है दोस्त। आंखें मिट जाती है तो फिर कुछ नहीं पता रहता कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कोई ईसाई, कुछ नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये मानसिकता लोगों की जो अभी भी है ना, इस चीज को लेकर तो छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि सब एक जैसे हैं, एक दूसरे की, देखो, इंसानियत होनी चाहिए। इंसान आदमी खुद बन जाता है। तो मंदिर, मस्जिद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हिंदू लोग ऐसे होते हैं जो जारतों पर जाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं जो गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो संविधान के हिसाब से किसी को भी बाधित नहीं किया जाएगा उसके प्रवेश से। मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, या कोई जारत पे जाना चाहता है हिंदू भाई तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? फिर हमारा तीसरा पॉइंट आर्टिकल नंबर 17 का ये कहता है कि अस्पताल, होटल या कुआं आदि में उपयुक्त आधारों पर किसी को भी प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी अस्पताल या होटल या कुएं से पानी लेना। कुएं का मतलब यहां पर क्या है, संविधान में कुआं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कोई सरकारी नल है और वहां पर लगा हुआ है एक सार्वजनिक स्थान पर, और वहां पर अगर किसी को रोका जाता है पानी भरने से,
है ना। जैसे गांव में होता है ना कि प्रधान ने लगवा दिया किसी प्राइवेट जगह में, अब दूसरा व्यक्ति वहां से पानी भरने ले जाएगा ना, तो जिसकी जगह है वो रोकेगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। पहली बात तो वो प्राइवेट जगह में होना नहीं चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जो सबके काम में आ सके, यानी कि सब उसका इस्तेमाल कर सके। समझ रहे हो, अगर किसी ने प्राइवेट लगवाया है तो वो अलग बात है ना, लेकिन अगर सरकार ने, ये प्रधान ने लगवाया है, तो वहां पर किसी को भी बाधित नहीं किया जाएगा, ना ही किसी धर्म के लोग को, ना ही किसी जाति के लोग को, ना ही किसी जेंडर को या किसी जन्म स्थान, किसी को भी मतलब बाधित नहीं किया जाएगा। कौन कह रहा है ये बात कह रहा है संविधान। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17 है, और 17 का कौन सा तीसरा पॉइंट है, आप जैसे अस्पताल है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी नीची जाति का एक्सीडेंट हो जाए, नीची जाति के व्यक्ति का, और वो किसी अस्पताल में जाए और उसको पता चल जाए कि नीची जाति का है, और उसका वो ऑपरेशन न करे या उसका इलाज ना करे, तो वो एक तरह का अपराध कर रहा है। समझ रहे हो बात को, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए व्यक्ति को लेकर, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए वो एक पेशेंट है, उसका इलाज उसको करना ही होगा, चाहे वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है। समझ रहे हो बात को। फिर जैसे होटल है, होटल के बारे में मैंने बताया था, आप कहीं पर स्टे करना चाहते हो किसी भी जाति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ पर जैसे कुआं में नल के बारे में बताया, आप जहां पर जा सकते हो, जैसे कोई सार्वजनिक रास्ता है, सरकारी रास्ता है, और वहां पर लोग आते जाते हैं, और वहां पर कोई अपनी जगह बना ले, उसको घेर ले, या कोई प्राइवेट कर ले उसको अपना, तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, वो सार्वजनिक रास्ता है, आप वहां पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, किसी का प्राइवेट जगह है, तो फिर आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन संविधान कहता है कि जो सार्वजनिक है आप वहां पर जा सकते हो। ठीक है भाई, तो इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर हमने 17 भी खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कल आर्टिकल नंबर 18। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर 3-4 चीजें हमने पढ़ ली, यहां पर 3-4 चीजें हमने पढ़ी। आर्टिकल नंबर 17 आप यहां पर देखोगे ना, देखो आर्टिकल नंबर अभी तक जो हमने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 14 पढ़ा हमने, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। एक बार रिवाइज करा देता हूं और क्या क्या सवाल बनेंगे वो आपको बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 14 है, और आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये कहां में है, हमारे आर्टिकल नंबर 14 में है। कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और एक था हमारा विधि के समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया था, ये अमेरिका से लिया गया था। यहां पर कुछ अपवाद थे, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, वो जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इनको सजा नहीं दी जाएगी। अगर दे दी गई इनको सजा, तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 71 के तहत अपनी खुद की सजा को माफ कर लेगा, और राज्यपाल अपनी खुद की सजा को आर्टिकल नंबर 162 के तहत माफ कर लेगा। ठीक है भैया। फिर यहाँ पर क्या था, विधि सर्वोच्च है, वो सबके लिए बराबर है, लेकिन महिला, बच्चों और इन पदों को लेके थोड़ा क्लासिफिकेशन था, मैंने कहा था थोड़ा ऊंचा नीचा है, इस वजह से हमारा संविधान कठोर और लचीला बन जाता है। समझ रहे हो बात को, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। फिर आगे आ जाते, आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया था आर्टिकल नंबर 15 में कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। समझ रहे हो, ये किसमें था, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 15 में था। फिर आर्टिकल नंबर आ जाता है हमारा 15 का दूसरा, इसमें क्या कर रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर होटल या किसी दुकान में किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 का तीसरा, और इसमें क्या था कि राज्य महिलाओं में बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में, 15 के 3 में है। फिर आर्टिकल नंबर आता है हमारा 15 का चौथा, इसमें कह रहा है कि राज्य SC ST या पिछड़े वर्गों, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विकास उपबंध कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 का चौथे में कहा गया था। और इसी में ही धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर यहाँ पर आरक्षण की बात की गई थी, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी। ठीक है भैया। फिर यहाँ पर आगे आ जाते, आगे क्या था, आगे दिया गया था आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहा गया था, लोक नियोजन। लोक नियोजन, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ जाएगा कि लोक नियोजन कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर आता है 16, जो यहाँ पर पद और नौकरियों के समान व्यवहार की बात करता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर हमारा 16 का तीसरा, दूसरा मैंने हटा दिया, इसमें खास नहीं था उसमें। इसमें कह रहा है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है कि जो राज्य पिछड़े हुए रह गए हैं उनको बराबर करने के लिए पद और नौकरियों में ऐसा कानून बना सकती है, स्थापित कर सकती है। फिर आर्टिकल नंबर हमारा था 16 का चौथा था, इसमें क्या कह रहा है कि SC ST पिछले वर्ग राज्यों के लिए राज्यों के अधीन पदों और नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। ये किसमें कहा था, आर्टिकल नंबर 16 का चौथे में। ठीक है भाई, 16 के चौथे में ये बात कही गई थी। फिर आया था हमारा आर्टिकल नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सॉरी आर्टिकल नंबर 17,
इसमें कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत या अछूत का अंत कहां पर हुआ था, आर्टिकल नंबर 17 में। और इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल व जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। ये किसमें कहा गया था, ये कहा गया था हमारा आर्टिकल नंबर 17 में। उसका दूसरा पॉइंट क्या था, इसका दूसरा पॉइंट था कि मंदिर, मस्जिद जैसे सामाजिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को बाधित नहीं किया जाएगा, यानी रोका नहीं जाएगा, वो जा सकता है। बहुत सारे हिंदू भाई उसमें जाते हैं, मझारों पर भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं मुस्लिम लोग, है ना, तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये हमारे कुछ सवाल थे। लास्ट, अस्पताल, होटल, कुआं यानी नल वगैरह, यहां पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसमें था, आर्टिकल नंबर 17 में था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज हमने खत्म कर लिए आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 17 तक। कल हम करेंगे 18 और बाकी भी आगे कर लेंगे। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी हम कल खत्म कर लेंगे। तो ये वीडियो थी, ये क्लास थी मेरी। अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दबा के जरूर जाना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये पूरा लिखा जाता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं, ये सब चीजें उठाई जाती हैं। तो एक लाइक अगर आपको मिल जाएगा मुझे, तो मेरा मोटिवेशन दुगना हो जाएगा और बढ़िया से मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीजें दे सकता हूँ। समझ रहे हो बात को। तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।